ऐसा क्या है मोदी में कि हार उनकी डिक्शनरी में नहीं और जीत उनकी आदत बन चुकी है? मोदी में ऐसा क्या है कि कोई उन्हें हरा नहीं पाता, कोई उनसे जीत नहीं पाता? 24 का चुनाव आ रहा है। क्या इस बार भी मोदी को कोई हरा नहीं पाएगा? क्या अब की बार भी कोई मोदी का विजय रथ रोक नहीं पाएगा? मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है। इसी में 2024 का रिजल्ट है। तो क्या 24 में मोदी वर्सेस मोदी ही होगा? कोई दूसरा विरोधी दूर दूर तक टक्कर में नहीं दिखेगा? और क्या 24 में एक बार फिर मोदी मोदी ही होगा? मोदी की इस अनबीटेबल इनिंग की शुरुआत हुई थी आज से ठीक 22 साल पहले, यानी 7 अक्टूबर 2001। और उस वक्त देश ने हाथों में गीता और मन में देश की सूरत बदलने की जिद लेकर शपथ लेने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी की आवाज सुनी थी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लऊं છું। स्वयं सेवक से प्रधान सेवक तक, एक फकीर से देश के लिए नई लकीर खींचने वाले पीएम तक, ये मोदी की ऐसी पॉलिटिकल यात्रा है जिसमें मेहनत की पराकाष्ठा है। अपने लिए कुछ नहीं, बस देश के लिए कुछ कर गुजरने वाली आस्था है। अरे भाई फकीर आदमी है, उसको क्या है? ना पीछे कोई, ना आगे कोई, ना बालक, ना बच्चे, ना चाचा, ना ताऊ। प्रधानमंत्री के अंदर है या सिंबोलिज्म है, जो भी है, बट इट इज ब्रॉट। मोदी जी पर देव पुरुषों की, ऋषि आत्माओं की, स्वयं परमात्मा की विशेष कृपा अनुग्रह है। माने वो एक भगवान के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्र को मिले हुए, माने एक राष्ट्र के लिए वरदान के रूप में। प्रशासक भी हैं तो संगठक भी हैं। इस गलतफहमी में हम कभी न रहे कि वो प्रशासक बन गए तो अब सरकार में बैठ गए तो संगठन की उनको चिंता नहीं है। 24 घंटा चिंता है, हर कार्यकर्ता की चिंता है। 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी 4607 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। लगातार 3 बार थंपिंग मेजॉरिटी से चुनाव जीता। फिर 2014 से लेकर अब तक यानी 3421 दिनों से मोदी देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 2 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, तीसरे की तैयारी कर रहे हैं। इस लिहाज से मोदी देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यानी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुखिया हैं। और ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मोदी जब सीएम रहे तब भी पूर्ण बहुमत से जीते, जब पीएम बने तब भी पूर्ण बहुमत से ही जीते। मोदी की 22 साल की यात्रा का कैलकुलेशन देख लीजिए। 22 साल 264 महीने 1147 हफ्तों से मोदी रुके नहीं हैं, थके नहीं हैं। 8035 दिन 1,92,840 घंटों से नरेंद्र मोदी ने कोई छुट्टी नहीं ली है, कोई वेकेशन नहीं लिया है, सिर्फ देश के लिए काम किया है। ये नरेंद्र मोदी की शनिवार की तस्वीर है, देख लीजिए। मोदी इस दिन भी आराम नहीं कर रहे, काम ही कर रहे हैं। जानते हैं मोदी ने किस चीज की मीटिंग ली है? यह मोदी की लाल किले से दी गई स्पीच वाली रिव्यू मीटिंग थी। मोदी ने लाल किले से जो जो वादा देश से किया, उनमें से कितने वादे पूरे हुए, कितने वादे बाकी हैं और वो कब तक पूरे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री हर चीज की ट्रैकिंग खुद करते हैं, इस लेवल पर एंगेज रहते हैं, इस तरह देश को दिया अपना कमिटमेंट पूरा करते हैं। देश ने जो उन्हें ऊर्जा दी है कि हम पीछे खड़े हैं, आप चिंता मत करना, वी आर विद यू। लीडर के लिए ये बहुत, लीडर पीठ करके चलता है बॉस। तो मुझे लगता है कि मोदी ये मान के चलते हैं कि लोग उनके पीछे खड़े हैं। इस देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक लोगों ने बहुत छला, बहुत जो है वंचना हुई। लोगों ने भरोसा करना बंद कर दिया था कि ये जो राजनीतिक तौर पर बातें होती हैं ये छलावा है, इसमें धोखा है, वंचना है, इसमें लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, बाद में लोगों की मेमोरी शॉर्ट होती है, वो लोग भूल जाते हैं। मोदी जी ने जो कहा उसको करके दिखाया। तो
मोदी है तो मुमकिन है, यद्यपि एक पॉलिटिकल नारा भी बना, लेकिन इस देश के 70-80% लोग हैं, उनको आज भी विश्वास है कि मोदी हैं तो वो सब कुछ मुमकिन है जो वो सपने देखते हैं भारत के बारे में। मोदी के लिए सत्ता के शिखर पर पहुंचने का मतलब भी यही है कि जब पावर मिले तो समाज के कमजोर वर्ग को ताकतवर बनाओ, सम्मान देना है तो गांव के गरीब को दो, उसको एम्पावर करो, जो आजादी के इतने सालों बाद भी मेन स्ट्रीम में आगे नहीं आ पाया। इसीलिए तो मोदी ताकतवर लोगों के आगे नहीं झुकते, वो झुकते हैं तो उन लोगों के आगे झुकते हैं जो सही मायनों में उस सम्मान के हकदार हैं। प्रधानमंत्री विश्वनाथ मंदिर के निर्माण के समय अपनी कुर्सी हटवा के श्रमजीवियों के बीच में बैठ जाते हैं। इसकी दो बातें हो सकती है, उनके समर्थक, उन्हें चाहने वाले, उन्हें प्रेम करने वाले मानेंगे कि वो अच्छे आदमी अंदर से ऐसे हैं, उनके निंदक कहेंगे कि ड्रामा कर रहा है। मैं दोनों से कहता हूं कि दोनों ही आवश्यक है। अगर आप अंदर से अच्छे हैं तो बहुत ही बेहतर है, और नहीं भी हैं आप अच्छे तो आप मानिए, आप सोचिए ना, जिस लड़के ने वहां बैठ के पत्थर तराशा है, जिस प्रमुख मूर्तिकार ने, वो आपके चरणों में बैठा है, वो कहेगा अच्छा ठीक है, इनके लिए बनाए, मालिक लोग आए, इनके लिए हमने मंदिर बनाया। अगर प्रधानमंत्री के अंदर से है ये जो आप बता रहे हैं, फकीर वाला मामला, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देश को विदेह चाहिए। लोग कहते हैं कि मोदी जो है तानाशाह हैं, मोदी क्या लोकतंत्र नहीं है। ये कौन लोग कहते हैं? आप चलना शुरू करिए उत्तर प्रदेश में, वो लोग जो अपने पिता की नहीं सुनते, चाचा की नहीं सुनते। दिल्ली में वो आदमी जिसने अपने गुरु की नहीं सुनी, अपने भाइयों जैसे दोस्तों की हत्याएं की राजनीतिक। वो बंगाल में हमारी मुख्यमंत्री जी जो भतीजे के अलावा किसी पे विश्वास नहीं करती। तो सबसे पहले तो क्रेडिबिलिटी से क्रेडिबिलिटी टकराई खत्म हो गई कि यार तुम तो बोलो ही मत, प्लीज चुप रहो। अब वो समझ में नहीं आ रहा है उनके कि चिपक क्यों नहीं रहा है। वो मेरे सब मित्र हैं, मैं उन सबसे कहता हूं कि भाई आप रॉन्ग फील्ड में लड़ रहे हैं। वो फील्ड है, आप चिपका ही नहीं सकते। उसके बेटा नहीं है, उसका भाई कैबिनेट में नहीं है, उसके चाचा के लड़के को नहीं टिकट लेना। वो कुर्ता झाड़ के खड़ा रहता है कि बोल बहुत बताओ तुम कौन, तुमको लेना है। तो प्लीज इस वाले विषय पर बात मत करो। सीएम से पीएम तक के सफर में मोदी ने 22 साल का सफर तय कर लिया है, लेकिन पावर का नशा कभी अपने सिर चढ़ने नहीं दिया है। खुद काम करने से लेकर दूसरों से डिलीवर करवाने तक मोदी सख्त भी हैं, वक्त के पाबंद भी हैं, और इसीलिए देश की पहली पसंद भी है। यही मोदी की स्ट्रेंथ भी है। मगर जब चैलेंजेस आते हैं तो मोदी हर चैलेंज को हेड ऑन भी लेते हैं। मोदी के पॉलिटिकल करियर को एक ऐसा ही चैलेंज साल 2001 ने दिया था, जब कच्छ में आए भूकंप ने तबाही मचाई थी। पूरा कच्छ तहस नहस हो चुका था, लेकिन मोदी ने अपनी इच्छा शक्ति से, लीडरशिप स्किल से कच्छ को दोबारा खड़ा कर दिया। ये कैसे संभव हुआ, आपको समझाते हैं। तब की मोदी सरकार ने बिना वक्त गंवाए गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया। आपदा से निपटने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए। उस वक्त मोदी ने अपनी सरकार के हर डिपार्टमेंट हेड को, सेक्रेटरी को हर हफ्ते कच्छ जाने का ऑर्डर दिया। वापस आकर अगले हफ्ते क्या करना है इसकी रिपोर्ट देने को कहा। मोदी की इस अप्रोच का फायदा यह हुआ कि डिसीजन मेकिंग आसान हो गई। कच्छ में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोदी सरकार इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान लेकर आई। अलग अलग इंडस्ट्रीज को टैक्स एग्जम्पशंस देना शुरू किया। इससे रोजगार भी बढ़ा और ग्रोथ भी बढ़ी। कॉन्स्टेंटली वो फीडबैक भी लेते थे, और ही हिमसेल्फ बिलीव्ड इन गोइंग टू द ग्रास रूट्स। तो वही काम उन्होंने ब्यूरोक्रेट से भी करवाया कि शुरू में जैसे कच्छ का भूकंप आया तो सबसे पहले आते ही कहा कि सब लोग जाइए, फील्ड में जाइए, फील्ड में जाइए, जाके देखिए, और जाके उसी दिन वापस नहीं आइए, नाइट हॉल्ट कीजिए, आराम से 2 दिन 3 दिन 4 दिन सप्ताह रुकिए, और आके फिर बताइए कि आपने क्या देखा वहां पे। तो इससे एक मैसेज गया कि आप जाके स्वयं अगर किसी सिचुएशन को देखेंगे नहीं तो आपको उसका आइडिया नहीं रहेगा। अर्थक्वेक आया और साहब का यहाँ पे मुख्यमंत्री बनना हुआ, तो सबसे पहले तो लोगों के मन में एक विश्वास, एक रीअश्योरेंस की भावना, दैट वाज द फर्स्ट थिंग एंड ही डिड इट फर्स्ट। अब 26 जनवरी अर्थक्वेक को जब 1 साल हुआ, वो वहां गए, और दिवाली, उससे पहले दिवाली वहां गए, और दिवाली उन्होंने वहां पे अर्थक्वेक, और मैं फॉर्चुनेटली आई अकम्पनीड हिम इन दैट विजिट।
जब वो गांव में गए, और गांव में गए और गांव में लोग थे, गांव का माहौल एकदम, मतलब लोग एकदम सहमे हुए, एंड पीपल वर ऑल इन पेंसिव मूड, बट द वे ही कनेक्टेड इमीडिएटली। अब वहाँ एक गांव का पंचायत भवन था या वहाँ सब लोग बैठे हुए थे, और ज़्यादातर लोग ज़मीन पर ही बैठे हुए थे, तो उनके लिए स्टेज बना हुआ था, कुर्सी लगी हुई थी, जाके ही सैट विद द पीपल देयर, वहीं ज़मीन पे बैठ गए। उसके बाद काम भी खूब शुरू हुआ, रिलीफ, रेस्क्यू रिलीफ, और उसके बाद रिहैबिलिटेशन, और बड़े ही सिस्टमैटिक वे में। इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है या बेस्ट एजेंसीज की मदद लेनी है, फंडिंग, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का आयोजन करना है, एवरीथिंग स्टार्टेड साइमल्टेनियसली। इसमें ये ऐसा काम था कि इस काम के अंदर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं जा सकते थे, आपको अनेक फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे एक साथ पैरेलली काम कर शुरू करने की आवश्यकता थी, एंड ही स्टार्टेड ऑन ऑल फ्रंट्स, ही स्टार्टेड एक्शन इमीडिएटली। सीएम रहते हुए मोदी के सामने एक ऐसा ही दूसरा चैलेंज 2006 में भी आया। 2006 में गुजरात के सूरत में भीषण बाढ़ आई, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था। जिधर देखो उधर सिर्फ और सिर्फ पानी, लोग दाने दाने को तरस रहे थे, प्यासे मर रहे थे। तब मोदी ने खुद अपनी जान की परवाह किए बगैर मोर्चा संभाला, खुद लोगों के बीच पहुंचे, उनकी बात सुनी, और तब मोदी ने उनकी समस्या का समाधान कैसे किया, इसकी कहानी सुनिए। नरेंद्र भाई साहब ने, सीएम साहब ने ऑर्डर दिया कि मुझे सबसे वर्स्ट एरिया जहां है वहां ले चलो। रास्ते में 3-3, 4-4 मंजिला बिल्डिंग थी, ऊपर लोग रहते थे, नीचे दुकानें थी, दुकानों में तो पानी भर गया था। ऊपर साहब देखते थे तो ऊपर से लोग वो खाली बर्तन दिखाते थे साहब को, मतलब पानी का, कि पानी का सप्लाई गई कल से नहीं है। कल से मतलब अगले दिन जब बाढ़ आई, बाढ़ के दूसरे दिन की मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ कंट्रोल रूम था वहाँ पे उस दिन नरेंद्र मोदी साहब आए, और साहब ने जैसे ही चर्चा शुरू की तो पीछे से प्यून एक ट्रे में ग्लास रख के पीने का पानी लेके आया। उसने पहला ग्लास ऑनरेबल सीएम साहब के सामने रखा, दूसरा इधर एसआर राव साहब के सामने रखा, और तीसरा जैसे ही वो रखने जाता है तब मोदी साहब ने अपने सामने रखा हुआ ग्लास ऐसे हाथ से दूर करते हुए बोला कि सूरत की जनता जब तक पानी नहीं पिएगी तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। जो काम 48 घंटे में होना था वो 24 घंटे में हो गया, क्योंकि सीएम जल्दी से पानी पी सके, इसलिए शहर की जनता को पूरे तंत्र ने 48 घंटे के बजाय 24 घंटे में पानी पिलाया। सीएम रहते हुए मोदी ने जैसे मुश्किल हालात में डिलीवर किया, पीएम मोदी को उस अनुभव का फायदा सबसे बड़ी महामारी यानी कोरोना के वक्त भी मिला। मोदी ने नेशन वाइड लॉकडाउन का फैसला किया, आरोग्य सेतु ऐप की मदद से महामारी से जंग लड़ी, आत्मनिर्भर भारत को मजबूत किया। गरीब भूखा न सोए, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की, सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का मिशन चलाया। और ये मोदी की इच्छा शक्ति ही थी कि सिर्फ कुछ महीनों के भीतर देश में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई, मेड इन इंडिया वैक्सीन मिलने लगी और लोगों की जान बची। उनकी सोच कंटिन्यूअस चल रही थी। मुझे याद है कोरोना से 5-7 दिन पहले उन्होंने कहा कि अगर ये 100 का आंकड़ा क्रॉस करता है तो मुझे कुछ कड़े कदम लेने पड़ेंगे। यानी उनका इंट्यूशन, वो बोल रहे थे मुझे लगता है कि मुझे इस पर कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। तो वो उनकी इंसाइट और उनकी सोच चली हुई थी, वो कंटिन्यूअस थी। और हमें मालूम है फिर लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन में उन्होंने जिस तरीके से मेहनत करके और पूरे प्रशासन को लगा करके देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया, और उसके बाद लॉकडाउन हटा, उसके साथ साथ जो व्यवस्थाएं की गई, और इसके साथ साथ वैक्सीन पर जिस तरीके से उन्होंने काम किया, अग्रेसिवली काम किया, और उसमें सफलता मिली। संकट के समय ही नेतृत्व की परीक्षा की एक महत्वपूर्ण कसौटी होती है। कोरोना कालखंड में कभी भी ऐसा कोई सप्ताह नहीं था जब वह मुख्यमंत्रियों के साथ, मंत्रियों के साथ, पूरे देशवासियों के साथ जब उन्होंने संवाद न बनाया हो। देश के अंदर प्रवास करना, लेबोरेटरी को मैं स्वयं जाना,
पहली बार हुआ जब किसी महामारी का वैक्सीन 9 महीने के अंदर बन करके आ गया, और अभी 2 वैक्सीन भारत के मार्केट में आई। कोरोना के अलावा प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक दूसरा चैलेंज वॉर जोन में फंसे हिंदुस्तानियों को सुरक्षित यूक्रेन से भारत वापस लाने का भी था। जिस वक्त यूक्रेन में हर मिनट बम फूट रहे थे, हर 10 सेकंड पर धमाके हो रहे थे, उस वक्त मोदी दिल्ली से मिशन मोड में जुटे थे। यूक्रेन में फंसे 20,000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को सुरक्षित देश वापस लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और इसके लिए मोदी ने लॉन्च किया ऑपरेशन गंगा। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपने को जो बड़ी ताकतें कहती हुए प्लान कर रही थी, अपने नागरिकों को वैसे छोड़ दे रही थी, लेकिन भारत ने न केवल भारत के नागरिकों को बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिकों को भी सकुशल निकालने का प्रयास किया। और पहली बार हुआ कि युद्ध के मैदान में 2 देश जब लड़ रहे हों, किसी तीसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष की इंटरवेन के कारण युद्ध रुका हो और अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के बाद फिर वह युद्ध प्रारंभ हो गया हो। यह पहली बार हुआ है, और यह भी यूक्रेन के अंदर हम लोगों ने देखा है। जब भारत के नागरिकों को निकालना था तो प्रधानमंत्री जी ने रूस के राष्ट्रपति से भी बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बातचीत की। युद्ध उस समय रुका और फिर अपने नागरिकों को निकालने के बाद में फिर हमारे नागरिक निकल गए, फिर वे लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये सभी प्रधानमंत्री मोदी जी की नेशन फर्स्ट की उस संकल्प का उदाहरण है, जिसे उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में पिछले 21-22 वर्ष के अपने सार्वजनिक जीवन में सदैव महत्व दिया है। वॉर जोन में फंसे बच्चों के आने जाने से लेकर उनके रहने तक, उनके खाने पीने से लेकर लंगर के इंतजाम तक मोदी ने सारा बंदोबस्त करवाया। मोदी ने हिंदू के परिवार के बच्चों को भी संभाला, मुस्लिम के बेटे को भी युद्ध के मैदान से बाहर निकाला, मजबूत इच्छा शक्ति का एग्जाम्पल सेट किया। सुबह मुझे फोन आ गया और वो एकदम मुझे अभी सभी घरों तक पहुंचने वाले कार्यकर्ताओं की योजना चाहिए। 30,000 तक के लोग बच्चे यूक्रेन में होंगे, उनके घरों में 2 बार जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी रचना रखनी चाहिए। अब ये मुझे अगर डायरेक्शन दे रहे थे तो उधर वो मंत्रालय में भी एग्रेसिवली उनको लाने की व्यवस्था कर रहे थे। सारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, एविएशन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, ये सारी पूरी एग्रेसिव तरीके से उनको इवैक्यूएट करने के लिए काम में जुटी हुई थी। पार्टी के जिम्मे जो काम था वो मुझे मिला। तो और ये कंप्लीट सोच, जब वो मुझे डायरेक्शन दे रहे थे तो वो टुकड़ों में नहीं दे रहे थे, उनके दिमाग में स्पष्ट था। देश को बचाने के लिए पीएम साहब के उस विजनरी नेतृत्व में, जहां पर एक एक व्यक्ति को बचाने के लिए जो प्रयास हुए, उसकी किसी की जाति नहीं देखी गई, किसी का मत नहीं, किसी का मजहब नहीं, किसी की क्षेत्र नहीं, किसी की भाषा नहीं। हर नागरिक को, भारत के हर नागरिक को सुविधा उपलब्ध हुई और अपने सहयोगी देशों को भी, मित्र देशों को भी सहयोग किया गया। मोदी की राजनीति टच फील एस्पेक्ट के इर्द गिर्द घूमती है, यानी वो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर काम करते हैं। इसका इमीडिएट इफेक्ट भी होता है, ऑन ग्राउंड फीडबैक भी मिलता है और इससे लोगों का जीवन आसान होता है। मोदी ने बतौर पीएम अपने कार्यकाल में करप्शन, नेपोटिज्म और डायनेस्टी पर करारा प्रहार किया है। मोदी की पॉलिटिक्स में विकास सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सोशल और मॉरल लीडरशिप की झलक है। गरीबों को एम्पावर करना हो, सदियों पुरानी समस्याओं को हल करना हो या स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव लीडरशिप हो, मोदी ने हर मोर्चे पर इंडिया फर्स्ट को आगे रखा है और इसीलिए लोग उनसे कनेक्ट करते हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, मोदी है तो मुमकिन है। ये डायलॉग हिंदुस्तान के गांव-गांव में मशहूर है, क्योंकि मोदी हिम्मती भी है, मेहनती भी है। मोदी ने जो कर दिया वो कोई दूसरा नेता 76 साल में नहीं कर पाया और अभी तो मोदी की यात्रा बाकी है। जिस हिंदी बेल्ट से बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें आती थीं, क्या विपक्ष की जाति जनगणना वाले दांव ने मोदी की सियासी राह मुश्किल कर दी? बिहार में जो नीतीश कुमार ने किया, कांग्रेस अब उस राज्य में वही काम करेगी जहां जहां उसकी सरकार है।
जहां चुनाव है वहां रैलियों में इसी का नारा लगवाएगी, इसी की गारंटी देगी। राहुल, प्रियंका, खड़गे सब इसी पर सिंगल पॉइंट फोकस कर रहे हैं। कांग्रेस समझ चुकी है जब तक हिंदू बटेगा नहीं, मोदी रुकेंगे नहीं। राहुल बहुत एग्रेसिव है, मोदी एकदम शांत है। कास्ट सेंसस पर मोदी का कैलकुलेशन क्या है? विरोधी ये मान रहे हैं कि 2024 के चुनाव में जाति जनगणना से बड़ा कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। तो क्या मोदी इस मुद्दे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? क्या विपक्ष ने इस मामले में बीजेपी पर लीड ले ली है, या फिर पीएम मोदी के तरकश में कोई ऐसा तीर है जो इस गेम का गेम चेंजर बना सकता है? रिपोर्ट देखिए। 2023 का चुनाव जातिगत जनगणना पर दांव। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग पर भारी पड़ेगी विपक्ष की रणनीति। राहुल का पिछड़ा राज 2024 में चलेगा जाति कार्ड। क्या पिछड़े दलित की राजनीति में फंस गई है बीजेपी? बीजेपी का ट्रिपल आर फिर बनाएगा मोदी सरकार। जातिगत जनगणना की मांग पर विपक्ष के तेवर तल्ख है, तो बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। पार्टी सियासी नफा नुकसान का आकलन कर रही है, लेकिन ये चुप्पी कहीं उस पर भारी तो नहीं पड़ जाएगी? क्या जातिगत आरक्षण का मुद्दा 2023 और 2024 चुनाव का एजेंडा सेट कर देगा? बीजेपी के रणनीतिकार इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही अशोक गहलोत ने जाति वाला कार्ड खेल दिया। गहलोत ने बिहार सरकार के तर्ज पर सर्वे कराने का ऐलान किया। वहीं बीजेपी पूछ रही है कि आचार संहिता लगने के ठीक पहले गहलोत को पिछलों की याद क्यों आई? ये सब सर्वे हो जाएगा एक बार सब परिवारों का। तो जो मेरा सपना है कि दुनिया के मुल्कों की तरह देश के अंदर भी, जैसे राहुल गांधी ने कहा था 6,000 रुपये न्याय योजना, ये न्याय योजना ही है एक प्रकार से। हर परिवार का हक है जिंदा रहने का, जीवन चलाने का। कई परिवार की स्थिति बहुत खराब होती है, हमको आपको मालूम नहीं पड़ता है। सर्वे हो जाएगा, कानून बन जाएगा, स्वतः ही बिना मांगे हुए सर्वे के आधार पर लोगों को इमदाद मिलने शुरू हो जाएगी। बहुत बड़ा काम है ये, वो करने जा रहे हैं। जो बिहार गवर्नमेंट ने किया है वो मॉडल जो है रास्ता में अडॉप्ट करेंगे। सर्वे होगा, ठीक है। सेंसस जो होता है जनगणना, वो भारत सरकार ही करा सकती है, वो राज्य सरकार करा नहीं सकती है। ये खाली सर्वे हो रहा है, परिवारों का सर्वे हो रहा है, आर्थिक स्थिति मालूम पड़ जाएगी साथ के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है और हमारी पार्टी का कमिटमेंट है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी जो जनगणना की जो बात कर रही है बिहार के अंदर, अब वीडियो बाहर आ रहे हैं कि हमारे घर तो वो आई नहीं, हमसे तो बात ही नहीं करी। ऐसे अनेकों वीडियो आ रहे हैं। तो कागजी कार्रवाई करी, कागजी कार्रवाई करके लोगों को मूर्ख बनाने की जो कार्रवाई हुई बिहार के अंदर, क्या वो राजस्थान में करना चाहते हैं और कब करेंगे? आचार संहिता तो 2 दिन में लग जाएगी शायद। तो ये घोषणा, इनका नाम कर देना चाहिए घोषणा वीर मुख्यमंत्री। पिछले 5 साल तक जातिगत सर्वे पर चुप्पी साधने वाली कांग्रेस अब इस मुद्दे पर अचानक एक्टिव क्यों हो गई? क्या ये 2023 और 2024 के सियासी समीकरण को सेट करने की तैयारी है? इससे पहले प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में ऐलान किया कि कांग्रेस शासित राज्यों में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इनसे पूछिए क्यों नहीं कर रहे हैं जाति जनगणना। आज मैं यहाँ खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूँ, बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहां भी जाति जनगणना कराई रहेगा। बिहार में आपने देखा है, बिहार में आंकड़े आपने देखे हैं, 84% ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं। मैं आपसे आज पूछना चाहती हूं कि बड़े बड़े पोस्ट में, बड़े बड़े अधिकारियों के जहां जहां सत्ता है, वहां क्या 84% ओबीसी,
SC ST के लोग हैं? जवाब दीजिए, हैं? क्या उनका अधिकार नहीं है? तो जाति जनगणना क्यों नहीं हो सकती? होनी चाहिए। देखिए, जब आपकी काम की बात होती है ये लोग मौन हो जाते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा आपका ध्यान कहीं और भटकाने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो आरक्षण के विरोध में है और ये कोर्ट के एक आदेश था कि किस आधार पर आपने पिछड़े वर्ग को 27% दिया है और EWS के यदि 10% दे रहे हो तो किस आधार पर? तो केवल पिछड़े वर्ग के और EWS के हम लोगों ने हेड काउंट कराया था और हेड काउंट में ये पाया गया कि ये करीब 43.5% OBC है और 3.5% EWS है। उसके आधार पर आरक्षण दिया गया है। इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं मानती कि यहाँ छत्तीसगढ़ में OBC 43% से अधिक नहीं है? यदि नहीं मानते तो कराए, जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी जो सवाल उठा रहे हैं उससे मेरा सवाल है कि 2021 की जनगणना क्यों नहीं हो रहा है? जब यहाँ हम लोग हेड काउंट करा सकते हैं, जब आर्थिक सर्वेक्षण करा सकते हैं और बिहार की सरकार जाति की जनगणना करा सकती है, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं करा रही है? उधर राहुल गांधी की सुई एक जगह अटकी हुई है। प्रियंका की हर रैली में एक बात कॉमन है, कांग्रेस के सभी नेता सिर्फ एक रट लगाए बैठे हैं और वो है पिछड़ा। राहुल संसद में बोले तो पिछड़ा पर अटके, बाहर बोले तो पिछड़ा ही बोले। सेंसस का जो हमने डेटा निकाला था उसको पब्लिक कर दें तो सारे हिंदुस्तान के OBC युवाओं को पता लग जाए वो हैं कितने, और नया सेंसस कास्ट बेसिस पे करें। कि हमें पहले कास्ट सेंसस के माध्यम से हिंदुस्तान का एक्सरे करना है कि भैया हैं कितने लोग, OBC कितने हैं, अलग अलग कम्युनिटीज कितनी हैं, ट्राइबल्स कितने, ये पहले टेबल पे तो रखो। डिसीजन लेने से पहले अगर हम अपने सामने डेटा ही नहीं रखेंगे तो डिसीजन कैसे लेंगे? 2004 से 2014 तक देश की सत्ता पर काबिज रहने वाली कांग्रेस को अचानक पिछड़े क्यों याद आने लगे हैं? वजह है 2023 और 24 के चुनाव। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद राहुल गांधी और विपक्ष को समझ में आ गया कि मोदी को रोकना है तो हिंदुओं को बांटना होगा, उन्हें जातियों में तोड़ना होगा, तभी वो मोदी का मुकाबला कर पाएंगे। जिस तरह से दावा है आप लोगों का कि अगर MP में भी आते हैं और दूसरे राज्यों में भी, तो वहां भी ये जनगणना होगी। कांग्रेस पार्टी बहुत क्लियर है। कांग्रेस पार्टी का उदयपुर डिक्लेरेशन में भी ये क्लियर है, वीरप्पा मोइली जी का कमेटी ने क्लियर किया है, उसके बाद रायपुर का कांग्रेस वर्किंग कमेटी AICC सदस्य ने इसका AICC में प्लीनरी में इसका डिमांड किया है। कांग्रेस पार्टी कास्ट सेंसस चाहती है, तो बीजेपी कभी भी सिर्फ OBC और SC ST का एक वोट बैंक का पॉलिटिक्स में करना चाह रही है और ये इस बार नहीं होने देंगे। हिंदी प्रदेश यानी यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पास दिल्ली की सत्ता की चाबी है। इन राज्यों में लोकसभा की 174 सीटें हैं, यानी बहुमत से 98 का। बिहार में जातिगत आंकड़े तो आ गए, लेकिन बाकी के प्रदेशों में भी माना जाता है कि पिछड़ों की आबादी 50% से अधिक है, यानी ये विनिंग फैक्टर साबित होते हैं। यही सारी लड़ाई है। इसी वजह से राहुल गांधी को पिछड़ों की चिंता सता रही है। दरअसल पिछले 10 सालों में OBC वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बीजेपी में शिफ्ट हो गया। PM मोदी खुद पिछड़ा वर्ग के पोस्टर बॉय हैं। 2009 में 22% OBC वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था। 2014 में ये आंकड़ा बढ़कर 34 और 2019 में 44 तक पहुंच गया, यानी देश की आधी से अधिक आबादी के 44% वोट पिछले चुनाव में बीजेपी को मिले। वहीं इस दौरान कांग्रेस के OBC वोट लगातार घटते रहे। 2009 में कांग्रेस के पक्ष में 24% OBC वोटर्स ने मतदान किया, लेकिन 2014 और 2019 में यह आंकड़ा महज 15% पर सिमट गया। दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो इन्हें 2009 में 54%, 2014 में 51 और 2019 में 41% वोट हासिल हुए। यानी पिछड़ों के बीच बीजेपी की पकड़ बेहद मजबूत हो चुकी है और अब इसी वोट बैंक में सेंध लगाकर विपक्ष बीजेपी को मात देना चाहता है। विपक्ष चुनावों से ठीक पहले जातिगत जनगणना की मांग क्यों कर रहा है, इसे समझिए। मध्य प्रदेश में पिछड़ों की आबादी करीब 51% है।
वहीं दलित 18% है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ 53% पिछड़े हैं, जबकि 17% आबादी दलितों की है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में ओबीसी आबादी करीब 44% है। ऐसे में अगर इन तीनों राज्यों में सरकार बनानी है तो पिछड़े और दलितों का समर्थन जरूरी होगा। 2024 लोकसभा चुनाव में भी ये फैक्टर सबसे अहम रहने वाला है। माना जाता है कि पूरे देश में करीब 55% आबादी पिछड़ों की है, इसलिए जातिगत जनगणना की मांग उठाकर विपक्ष उन्हें संदेश देना चाहता है कि वो उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप है कि बीजेपी में पिछड़ों को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, जबकि कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्रियों में से 3 ओबीसी वर्ग से आते हैं। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। पिछड़े बीजेपी की तरफ क्यों शिफ्ट हुए, इसकी वजह समझ लीजिए। दरअसल ओबीसी को राजनीति में हिस्सेदारी देने के मामले में बीजेपी ने कांग्रेस को काफी पीछे छोड़ दिया है। बीजेपी ने अब तक जितने मुख्यमंत्री बनाए हैं उनमें से 30.9% ओबीसी हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से बनाए गए मुख्यमंत्रियों में सिर्फ 17.3% ओबीसी हैं। दूसरे दलों के लिए आंकड़ा 28% है। अगर संख्या की बात करें तो बीजेपी ने अब तक 68 मुख्यमंत्री बनाए हैं, जिनमें 21 ओबीसी थे, जबकि कांग्रेस के बनाए हुए 250 मुख्यमंत्रियों में सिर्फ 43 ही पिछड़े वर्ग से हैं। यही नहीं, लोकसभा में बीजेपी के 303 में से 85 सांसद ओबीसी हैं। इसके अलावा बीजेपी के कुल 1358 विधायक हैं। इनमें से 365 विधायक ओबीसी समाज से हैं, यानी बीजेपी में 27% विधायक पिछड़े वर्ग से आते हैं। देश भर में बीजेपी के विधान पार्षदों के आंकड़े देखें तो उसके 40% एमएलसी ओबीसी है। देश भर में बीजेपी के विधान पार्षदों की संख्या 163 है, जिसमें 65 ओबीसी समाज से आते हैं। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद पिछड़ों की बात करना विपक्ष के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी, क्योंकि जब तक इन वोटों में सेंध नहीं लगेगी, मोदी के विजय रथ को नहीं रोका जा सकेगा। मोदी सरकार के आने के बाद से कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका सीधा फायदा पिछड़ों को मिल रहा है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। साथ ही ओबीसी जातियों के बंटवारे के लिए रोहिणी आयोग का गठन किया गया। किसान सम्मान निधि से 4.20 करोड़ ओबीसी किसानों को फायदा पहुंचा। वहीं चिकित्सा शिक्षा में ओबीसी छात्रों को 27% आरक्षण मिला। कोरोना काल से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, जिसके सबसे बड़े लाभार्थी ओबीसी हैं। इसके अलावा जनधन योजना से 47.57 करोड़ से ज्यादा गरीब बैंकिंग सिस्टम से जुड़े, तो 3 करोड़ से ज्यादा पक्के घरों में ओबीसी सबसे बड़े लाभार्थी बने। सौभाग्य योजना से 2.82 करोड़ घर रोशन हुए, तो इसका भी सबसे ज्यादा फायदा ओबीसी समाज को हुआ। 11.68 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण हो या आयुष्मान भारत, इन योजना का लाभ ओबीसी समाज को ही पहुंचा। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी को नुकसान न हो, पार्टी इसकी तैयारी में जुटी है।